हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2। ठीक है। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में जो आ रहे हैं उसमें आपने देखा था कि भाई हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देख लिया था कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो 1990 के आसपास तक हम लोगों ने देख लिया था। बेसिकली जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के टाइम में हमारी आर्थिक हालत क्या थी और फिर उसको विकास को लेके इंडस्ट्री लगाना, कृषि क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए, फिर सब्सिडी से संबंधित जो चीज़ें देखी थी, फिर सब्सिडी, हरित क्रांति जो आई थी, हरित क्रांति के जो लाभ हानि वो हम लोगों ने पूरा डिटेल में देख लिया था। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि भाई 1990 में जो आर्थिक सुधार हुए वहाँ से 1991 से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और प्लस क्यों, देखिए अब यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से हमारी आर्थिक जो रणनीति कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति भी कह सकते हैं। ठीक है। पॉलिसी जो थी, अब यहाँ से हमें पूरा एक बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है। जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे उसके बारे में, क्योंकि यहीं से 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुए तो वहाँ से एक पूरी इकोनॉमिक्स की कह सकते हैं हालात ही जो उसकी हुलिया ही पूरा बदल गया। तो उसके पीछे ये सुधार हमें क्यों करने पड़े, उसके पीछे का क्या रीज़न था। ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही क्या है कि साथ ही हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसी क्या हालात हमारे ऊपर आ गए थे। ठीक है। कि हमें उन एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा। ठीक है। तो उसके पीछे के क्या कारण थे, फिर एलपीजी जो रिफॉर्म के जो शब्द हैं उनको हम लोग तोड़ के देखेंगे। अब देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में अर्थव्यवस्था चल रही है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो इकोनॉमिक्स की हालात है, अब यहाँ से थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम में आपको वो मैच करते हुए चीज़ें दिखेंगी। अब आज तक में मतलब 2023 तक में आप देखेंगे तो 2023 तक में क्या है, अभी बस उसी इकोनॉमिक्स की अब डेवलपमेंट कह सकते हैं चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। कि भाई उन जो निरंतर विकास 1991 से स्टार्ट हुआ था उसी को एक विकसित रूप देखते हुए आप आगे देखेंगे कि आगे वही चला आ रहा है। तो आप जब क्वेश्चन लिखेंगे प्रेजेंट टाइम में तो आप हल्का सा बैकग्राउंड लेंगे 1991 के पहले का और प्लस 1991 के बाद से लेकर प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट लिखेंगे अगर मेंस में पूरा क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से संबंधित। ठीक है। अभी वो देखेंगे, पिछले बार पीछे हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, आगे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब देखिए वही इसमें कह रहा है कि भाई कि देखिए इसमें वही कह रहा है कि भाई 40 वर्षों बाद भी हमारे यहाँ औद्योगिक आधार पर खाद्यान्नों में हम धीरे धीरे तो स्वनिर्भरता मतलब कि आत्मनिर्भर तो होते चले जा रहे थे, लेकिन अभी भी हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या आजीविका के लिए किस पे, कृषि पर निर्भर थी। ठीक है। फिर इस चैप्टर के बाद हम ये देखेंगे क्या उसके पीछे रीजन था। जो 1900 भुगतान संकट आया था, बहुत लोगों ने सुना होता, तो उसके पीछे क्या कारण थे, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचय होगा। पूरे इस यूनिट की बात हो रही है। सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को क्या मतलब प्रोसेस क्या था, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया और भारत के लिए इसके क्या क्या मतलब कि निहितार्थ मतलब क्या कह सकते हैं कि इसके क्या क्या हमारे लिए हमारे दृष्टिकोण से इसमें क्या क्या फ़ायदे नुकसान क्या थे वो पूरा देखेंगे। ठीक है। और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया का प्रभाव जानेंगे। भाई जब एलपीजी रिफॉर्म हो गया, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म में हमारे से कृषि में क्या डेवलपमेंट हुआ या पॉजिटिव निगेटिव करके देखेंगे। उद्योग में क्या हमारे यहाँ उसके पॉजिटिव निगेटिव हुए वो देखेंगे। हाँ, सेवा क्षेत्र में इसके क्या पॉजिटिव निगेटिव हुए वो भी देखेंगे। तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। अब देखिए अब 1991 में क्या थी कि बहुत से लोगों का ये मानना था कि भाई जो इसके पहले जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ क्या था कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मतलब समाजवादी और पूंजीवादी जो दोनों अर्थव्यवस्थाएं थी उसको मिक्स करके एक नया रूप में अपनाने की कोशिश की। मतलब कि समाजवाद का जो पॉजिटिव पक्ष था उसको, पूंजीवाद का जो पॉजिटिव पक्ष था उसको लेके हम लोगों ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की थी। ठीक है। अभी हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था को लेकर नए उद्योगों को संरक्षण देना था। पिछले चैप्टर में थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते। नए उद्योगों को संरक्षण देना था। ठीक है। साथ ही क्या था कि भाई जो अभी उद्योग विकसित हो रहे हैं उनको सब्सिडी से संबंधित चीज़ें, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश थी थोड़ी सी कृषि या इन सब क्षेत्रों पे। ठीक है। तो
पूरा मैनेजमेंट करने के चक्कर में क्योंकि बाहर का फिर विदेशी एक प्रकार से आर्थिक रूप से आक्रमण ना हो जाए, आर्थिक आक्रमण ना हो जाए विदेशों द्वारा, तो सबको मैनेज करने के लिए कहते हैं कि इतने हमारे यहाँ नियम कानून बना दिए गए थे, जिससे धीरे धीरे हमारे आर्थिक समृद्धि और विकास क्या हुआ, जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे अवरुद्ध, मतलब कि वो धीरे धीरे विकास बाधित होने लगा। इतने नियम कानून और इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। ठीक है, तो ये कहना है कि एक ये रीज़न था कि हम लोगों को नया स्टेप लेना पड़ा एलपीजी रिफॉर्म का। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई 1991 में, अब देखिए यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको पता चलेंगी कि हाँ भाई ये कंडीशन थी, इंडिया ने अभी जो हमारी आर्थिक विकास है वो हम कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचे। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई जब 1991 में हमारे यहाँ मतलब विदेशी जो वित्तीय संकट आया था, जो विदेशी ऋण के मामले में संकट आया, उसमें क्या हो गया था कि हम जाहिर सी बात है कि जो पेमेंट होती है ज़्यादातर डॉलर या फिर जो रिजर्व मुद्राएं होती हैं उसमें करना हो, उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ की जो पेट्रोल हो गया, ठीक है, अब इन सब को जो हम बाहर से आयात कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या ऋण चुकाने पड़ते, मतलब पैसे देने पड़ते थे। प्लस हम जो और भी बैंकों से भाई आर्थिक विकास के लिए अपने, क्योंकि नया अभी भारत स्वतंत्र हुआ था, तो जाहिर सी बात है हमारे पास उतनी या सरकार के पास कैसे उतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि हर चीज़ हम लोग अपने से या अपने मुद्रा से डेवलप करें। तो उस टाइम जैसे कि भाई विश्व बैंक हो गया या फिर IMF हो गया, इन सब से बहुत जगह से हम लोगों ने ऋण दिया था, अब उसको भी हमें चुकाना था, तो उसके लिए भी हमें पैसे देने की कमी आ रही थी। प्लस ऋण इन सब की भुगतान करने के लिए 1991 में हालत ये हो गई कि हमें विदेशी मुद्रा रिजर्व में 15 दिनों के लिए बस आवश्यक आयात जो हम सामान मंगा रहे हैं उसका बस 15 दिनों के लिए रखा था कि हमारे पास बस इतना ही पैसा है कि हम 15 दिन का जो सामान मंगा रहे हैं उसका भुगतान कर पाएँ। ये हमारी हालत हमारे देश की हो गई थी। साथ ही क्या हुआ था कि भाई जो आवश्यक, जैसे कि नहीं भाई पेट्रोल हो गया, पेट्रोल तो आवश्यक था उस टाइम, कुछ खाद्यान्न वाली चीज़ें हो गई, ठीक है, इंडस्ट्री सब में, अब उसके दाम भी बढ़ते जा रहे थे और हमारे पास पैसे की भाई जो हमारे पास रिजर्व कोष था, ठीक है, विदेशी मुद्रा रिजर्व था, वो बस 15 दिन का बचा था और दाम भी बढ़ते जा रहे थे। तो हमारे यहाँ समझ लीजिए कि इतना भीषण संकट बन गया था हमारे देश के ऊपर। तो इन सबको देखते हुए सरकार ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लिए ना, जिससे उस स्टेप से क्या हुआ कि हमारे यहाँ की कह सकते हैं कि पूरी आर्थिक स्थिति की जो हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी सूरत ही है, कह सकते हैं पूरा ही ढांचा बदल गया, इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। और उस टाइम डिसीजन क्या था, देखिए डिसीजन से पहले हम देख लेते हैं कि भाई और डिटेल में देख लेते हैं उसके पृष्ठभूमि क्या थी, जो आर्थिक संकट आया था उसके पीछे। कहना है कि हमारे जो अर्थव्यवस्था की जो है अकुशल, मतलब मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, सरकार की विभिन्न नीतियां और उसमें कह रहे थे कि जो फंड जुटाती थी उसमें फंड का जो जुटाती थी उसमें फंड मिलने में समस्या होती थी। प्लस हमारे यहाँ जो नहीं कहते कि जो हमारे यहाँ भी क्या नाम है, जिससे कहते हैं कि भाई राजस्व घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। राजस्व घाटा क्या होता है कि भाई आपके पास 1 रुपये आ रहा है और आप खर्च कर रहे हैं 1.5 रुपीज़, तो आपको 0.5 का क्या हो रहा है, राजस्व घाटा आ रहा है। तो हमारे यहाँ उस टाइम जो राजस्व घाटा था वही समझिए कि नहीं कहते कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला, तो वही वाली बात है कि उस टाइम हमारे राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा था। प्लस सरकार का क्या होता है, सरकार भी होती है कि भाई वो कल्याणकारी योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान देती है, तो सरकार भी जहाँ पे पैसे लेके या उधार लेके जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी उससे तुरंत फ़ायदा मिलने वाला नहीं था, वो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कुछ टाइम पीरियड बाद उससे फ़ायदा मिलता। तो एक ये भी था कि भाई मुद्रा तुरंत यहाँ से जनरेट नहीं हो पा रही, प्लस राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। प्लस देखिए अंतर्राष्ट्रीय वही वित्तीय संस्थाओं से उधार लेती थी, उसको भी चुकाना होता था। कच्चे तेल आयात का जब हम लोग मंगाते थे तो डॉलर में भुगतान करने होता था, तो उसके लिए भी हमारे पास पैसे बाहर निकलते थे। तो वो धीरे धीरे संकट और व्याप्त या बढ़ता चला जा रहा था। साथ ही क्या होता था कि हमारे यहाँ देखिए राजस्व कम होने पर उतनी इंडस्ट्री, या क्योंकि पैसे कम थे ना, सीमित मात्रा में, तो बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण राजस्व अधिक खर्च करने पड़ते, तो ये एक रीज़न ये था ही। प्लस देखिए वही है कि भाई जो हमारे इन्वेस्टमेंट थी उससे तुरंत नहीं लंबे समय बाद फ़ायदा मिलने वाला था, एक ये भी समस्या थी। सरकार को भाई स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, इस पर जो अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ता था। ठीक है, और वही शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ साथ ही कि अब क्या होता था भाई इन सब को चुकाने के लिए हम कई बार जो है
एक प्रकार से क्या है कि ऋण लेते थे विदेशी संस्थाओं से और फिर ऋण लेते थे खर्च करने के लिए, लेकिन हमारे पास वो नहीं था, तो दूसरे का जो किस्त चुकानी होती थी टाइम पीरियड पे, फिर सोचिए एक जगह ऋण ले से दूसरे का उधार चुका रहे हैं, ऐसे होता था। हाँ, अब जैसे कि वो कहते हैं कि ना एवरग्रीनिंग करना, कि भाई हमने 2-3 लोगों से ऋण ले लिया, तो जब इन्होंने मांगा तो इनसे लेके फिर इनको दे दिया, फिर इनको दे दिया, इन्होंने मांगा तो किसी और से लेके दे दिया, तो ये हालत हो गई थी। ठीक है। तो अब खर्च पे हमें नियंत्रण तो भाई चलता ही जा रहा था, उसको कम करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता था कि भाई उस खर्च को कम करने का मतलब किसी को कह सकते हैं कि वो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन सब चीज़ों को रोका जाए, तो वो धीरे धीरे संकट धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है। अब क्या हुआ कि तो वही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो विदेशी मुद्रा भंडारण था वो इतना कम हो गया कि बस हमें इसमें 2 सप्ताह की आवश्यक आयात को पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं के पास ब्याज चुकाने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा, वही जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो सब चीज़ें, मुद्रा की कमी और ये सब होने लगा था। ठीक है। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, से समानता, जिसे अब विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाज़ा खटखटाया, मतलब कि भाई वहाँ पे गए कि हमें पैसे चाहिए। उसने देश को कितना दिया, $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए दिया। किंतु अब देखिए जो किंतु लगा ना, यहाँ से समझ लिए कि उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी जो रणनीतियाँ थी, वहाँ वो उन्होंने हमारी इकोनॉमिक्स पे बहुत इफेक्ट डाला। उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं को भारत सरकार की कुछ शर्तें उन्होंने लगा दी थी। भाई अगर आपको ऋण चाहिए, उन्हें $7 बिलियन देने की बात कही, लेकिन अगर आप ऋण चाहिए तो आपको अपने इकोनॉमिक्स में या कैसे अर्थव्यवस्था में ये चेंजेस और ये पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। क्या थी, सरकार उदारीकरण करेगी। ठीक है। उदारीकरण की मतलब जो पॉलिसी है उसको ईजी करेगी चीज़ों को लेके। हालांकि उदारीकरण और जो LPG रिफॉर्म था ना, उसको हम लोग एक एक शब्द को जो आएंगे उसको अभी डिटेल में समझेंगे। उदारीकरण के निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाएगी। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे निजी क्षेत्रों को काम करने की छूट नहीं थी, या तो सरकार करती थी, सरकार उसमें काम करती थी, या तो सरकार की जो पॉलिसी थी निजी क्षेत्र उसी अनुसार कार्य कर सकता था। तो उसमें बहुत सी क्षेत्र थे जहाँ पे निजी क्षेत्रों को छूट दी जाएगी। सरकारी हस्तक्षेप वही है कि भाई सरकारी हस्तक्षेप कम हो। साथ ही अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार पर लगे देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि भाई हमारे यहाँ क्या था कि जो देसी उद्योगों को संरक्षण देना था बहुत सारे, तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को बहुत से देशों से व्यापार, बहुत सी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिए थे कि नहीं ये नहीं बेचेंगे, जिससे हमारे जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनको संरक्षण मिल सके, हमारी भी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं आपको कुछ उस पर छूट देनी पड़ेगी या हटाना पड़ेगा। ठीक है। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें क्या की, मान ली गई। ठीक है। अब जब मानी गई तो वहीं से भारत ने लॉन्च की क्या, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी की घोषणा की। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो आर्थिक सुधार को, न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी वो हमारे यहाँ जो वही इनकी जो वर्ल्ड बैंक की पैसे देने के जो शर्त थी कि ये लागू करें, तो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी में हम उन सुधारों को क्या किए, लागू करने का प्रयास किए। उससे क्या हुआ कि ज़्यादातर वही प्रतिस्पर्धापूर्ण कह सकते हैं कि थोड़ा सा व्यवसायिक वातावरण बना। ठीक है। फर्मों में प्रवेश और उनकी समृद्धि आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। हाँ, अब 2 उप समूह में इसको क्या किया गया, विभाजित किया गया। जो पॉलिसी थी उसको 2 कह सकते हैं पार्ट में डिवीजन किया गया। ठीक है। इसमें एक क्या था, स्थायित्वकारी उपाय था, दूसरा संरचनात्मक सुधार के उपाय। स्थायित्वकारी उपाय क्या किए गए, अल्पकालिक होते हैं भाई। अल्पकालिक ये होते हैं कि जैसे एक भुगतान संतुलन होता है। भुगतान संतुलन क्या होता है कि समझ लीजिए कि एक ऐसे एक चार्ट होता है, A4 साइज पेपर मान लीजिए, ऐसे होता है। इसमें एक तरफ लिखा है आयात, एक तरफ निर्यात। तो देखा जाता है कि भाई आयात ज़्यादा हम कर रहे हैं या निर्यात, मतलब कि अगर कोई देश अपना सामान ज़्यादा बेच दे रहा है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, और ज़्यादातर वो आयात कर रहा है मतलब मंगा रहा है बाहर से, तो वो फिर निगेटिव उस अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से पॉजिटिव नहीं माना जाता। ज़्यादा ये होता है कि कोई देश अपना क्यों बेच कितना पा रहा है सामान, जिससे क्या होता है कि भाई उद्योग, इंडस्ट्री, लोगों को प्लस पैसा, वो सब समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में भुगतान संतुलन खाता क्या होता है वो सब समझेंगे। तो ये भुगतान संतुलन तो पहले बैलेंस करना था कुछ, और दूसरा त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना। जो हमारे यहाँ मुद्रास्फीति थी, ठीक है,
मतलब मुद्रास्फीति की महंगाई और इन सब से संबंधित मुद्रा का मूल्य का घटना और महंगाई इन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कि इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और बढ़ती कीमतों को अंकुश लगाने की आवश्यकता, वही हम लोग जो बात किए थे। ठीक है, दूसरा क्या, संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में हम लोग क्या किए गए, दीर्घकालिक उपायों, लॉन्ग लास्टिंग जो पॉलिसी थी वो अपनाई गई, जिसका उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार। अब दीर्घकालिक जो उपाय अपनाए गए उसमें क्या था, दीर्घकालिक उपाय में ये किया गया कि भाई कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई गई, कुछ ऐसी रणनीतियाँ बनाई गई जिससे कि हमारी उद्योग जो है वर्ल्ड लेवल पे प्रतिस्पर्धा कर सके। ठीक है, प्रतिस्पर्धा लायक बन सके, उनकी प्रोडक्ट या क्वालिटी में सुधार हो सके। ठीक है, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी प्लस मार्केट जो भाई जाहिर सी बात है अगर सेम प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे तो वर्ल्ड लेवल पे वो अब कंपटीशन बढ़ेगा, भारत के प्रोडक्ट बाहर भी जाएंगे, उनकी क्षमता मतलब कि अगर हमारी कि कोई अगर कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जो हमारे यहाँ उद्योग है उनकी क्षमता, मान लीजिए कि कोई चीज़ पहले 100 चीज़ों का उत्पादन करते थे, क्षमता बढ़ाई जाए कम से कम 1000 करें, अच्छी क्वालिटी हो, वर्ल्ड लेवल के जो मानक है उस पर बनाए जाए प्रोडक्ट को लेके। तो ये सब जो चीज़ें की गई उन्हीं को लेके उन्होंने 3, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, ये इन्होंने इसी को कहते हैं LPG रिफॉर्म। ठीक है, ये जो चीज़ें अपनाई गई, देखिए LPG रिफॉर्म को ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इससे जो है अब क्वेश्चन आपको अभी पूछे भी जाएंगे यहाँ पे भी, और इससे क्वेश्चन बने हुए हैं और हम बताए हैं कि आप लोग करते चलिए, इसको हम लोग लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। और आप लोग प्रॉपर कि जो या तो कुछ पॉइंट कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइए, कुछ आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी कॉपी शेयर करिए। ठीक है, उसको मैं खुद चेक करता हूँ, जो जो बहुत से लोग इस पे भेज रहे हैं मैं खुद चेक करके उनको फीडबैक देता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इसी से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे और यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा अब फ्रेमिंग करना, लिखना, अब यहीं से आपको धीरे धीरे सीखते हुए चलना है। ठीक है, आगे क्या करना है, बस इससे करंट में क्या करना है, करंट से बस लिंक करते हुए चलना है, बस सेम चीज़, कुछ बदलने वाला नहीं। जाहिर सी बात है LPG रिफॉर्म हुए, जो हमारी रणनीतियाँ अपनाई गई उस टाइम की, जो प्रेजेंट टाइम में आप देखें, प्रेजेंट टाइम में भी तो ये हो रहा है ना कि हमारी इंडस्ट्री को क्या किया जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल की वो प्रतिस्पर्धा कर सके, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू, AI के थ्रू। अब यही क्या, उसी का विस्तार है, तो आगे आगे हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, अब देखिए अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी जो पॉलिसी अपनाई गई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसके बारे में क्या होता है, क्योंकि देखिए शब्द अगर आप समझे रहेंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको उदारीकरण, वैश्वीकरण ये समझे रहेंगे तो आपको सीधे आंसर राइटिंग में सीधे अगर उससे संबंधित चीज़ें तो उदारीकरण पॉलिसी अपनानी चाहिए, वैश्वीकरण, तो आप लिखते हुए चलेंगे, तो इसको हम लोग एक एक चीज़ों को खोल के डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में ज़रूर जुड़िए। ठीक है, इसको हम लोग फिर डिटेल में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच।